हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ये क्लास 12 का होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन है। आई होप कि प्रीवियस वीडियोस तुम देख चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मैंने बताया था। प्रीवियस वीडियो में लास्ट वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन का वीडियो था। तो देखो ये जो ओम्स लॉ इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ मैं, वो उसी वीडियो का कंटिन्यूशन ही होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो पिछले वाला वीडियो तुम देख चुके हो, क्योंकि उससे ही कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो तो तुमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट वे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तो क्लास 12 का बात है, क्लास 10 तो है नहीं, है ना। और इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिखने वाला हूँ नहीं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट। मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूँगा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। डिराइवेशन होगा ये एक ओम्स लॉ का, कैसे ये ओम्स लॉ क्या बताता है। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाला लेक्चर तुम ज़रूर देखना, नहीं तो ये डायरेक्टली समझ नहीं पाओगे। ठीक है, उसी का कंटिन्यूशन होगा। इससे पहले मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पिछले वाला वीडियो या फिर लास्ट जो वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज जो है डिराइवेशन किया हुआ है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि वी डी है ई टाउ एम, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ है कि डिराइवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी डिराइव किया हुआ है कि इन दोनों के बीच के जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ई वी डी ए एन। ये जो होता है वो नंबर डेंसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये वाला मैंने बताया था, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ना। फिर मैंने बताया था सिग्मा जो होता है वो एन स्क्वायर टाउ बाई एम, ऐसे कुछ बताया था। तो इस तरीके से कुछ रिलेशंस जो है हमारे पास है, जो कि हमने डिराइव किया हुआ है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो इन सारे रिलेशन भी मुझे चाहिए होंगे यहाँ पे। और ये जो रिलेशंस मैंने डिराइव किया हुआ है ना, वो ऐसे था। मेरे पास एक डायग्राम कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर है, और उसको तुमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। इस कंडक्टर के दो एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, इसका लेंथ मैंने बताया था L है, याद आया। ये एरिया A है, ये एरिया भी A ही होगा, है ना। और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, वो V D वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। कहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी पे। ठीक है, तो उसी से हमने कुछ ये सारा रिलेशंस जो है डिराइव किया हुआ था। ठीक है, तो यहीं से ही हम डायरेक्ट इसको डिस्कस करेंगे। देखो ये सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको देखना पड़ेगा, पिछले वाला वीडियो को तुम्हें ठीक से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से ये वाला डायग्राम हो गया। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर। इसका जो लेंथ एरिया है वो मैंने लिख दिया। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया है वो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कॉरस्पॉन्डिंग E है ना। तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि वी नो दैट I इक्वल टू ई वी डी ए एन। ईवान ऐसे करके मैंने याद रखने के लिए कहा था। ये एरिया होता है, ये नंबर डेंसिटी होता है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, एन जो होता है वो नंबर डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रिलेशन था। इससे देखो हम ओम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा कि ओम्स लॉ का काइंड ऑफ डिराइवेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो ई वी डी का अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना, वी डी, ठीक है, तो ई टाउ बाई एम, ई हो गया, ये वी डी होगा, ये ए है और साथ में एन है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखो एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ, तो ऐसा लिखता हूँ एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई इंटू ई स्क्वायर टाउ, ये एम है। ठीक है, यहाँ पे ए है और ये ई है। ठीक है, देख रहे हो ना, सिंपल सा, मतलब इसको इसी को लिखा मैंने थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि तुम्हें ये जो टर्म है जाना पहचाना सा लगे। कौन है ये, सिग्मा इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये तुम्हारे पास पोटेंशियल V है, और ये डिस्टेंस तुम्हारे पास L है। तो तुम्हें पता है कि E इक्वल टू जो होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है, अगर तुम ऐसे डायरेक्शन दोगे।
डायरेक्शन नहीं देते हो, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो dv/dr होता है ना। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखूँ, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो E हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है तो उसके साथ रिलेशन क्या है, तो V है और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास 2 एंड्स का वो L है, तो ये है, ठीक है। E = dv/dr होता है ना मैग्नीट्यूड। तो dv मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस एंड पे 2 एंड्स पे जो डिफरेंस है वो V है, और 2 एंड्स का जो डिस्टेंस है वो L है। तो अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो, ये n² τ/m, n² τ/m a। E का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ V/L, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क ऐसे कर देता हूँ। तो ये तुम्हारा कौन सा टर्म आ गया, I = n² τ/m a v/L, ऐसे हो रहा है ना। चलो इसको ठीक से लिखते हैं फिर। नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। इससे स्टार्ट किया था, इसमें V का वैल्यू ये पुट किया, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। फिर E = v/L ये पुट किया, फिर तुम्हारे पास है I = फिर से एक बार लिख लेता हूँ यार, बहुत दूर हो गया, n² τ, ये ml है, ये a है, ये v है, ठीक है। यहाँ से देखो, इस v को ना मैं ऐसे लिखना, v/i, v/i तुमने कर दिया, ये v है और i को डिवाइड कर दिया, और इन सारे जो टर्म है इसको उस साइड पे लेके चले जाओ, ठीक है। तो हो रहा है क्या, ml/n² τ a हो गया। तो क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं, ये v जो था इसको यहाँ पे रहने दिया, i से डिवाइड कर दिया और ये सारे टर्म्स को उस साइड ले गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास अब एक चीज़ रहता है, देखो v/i। अब ये समझो बात को मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसा है कि कोई किसी एक स्पेसिफिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम कहोगे फॉर ए गिवन कंडक्टर, ठीक है। तो फॉर ए गिवन कंडक्टर होता क्या है, फॉर ए गिवन कंडक्टर तुम्हारे पास L जो होगा वो तो फिक्स्ड होगा, ये इसका लेंथ फॉर, अगर एक कंडक्टर ले रहे हो उसी के बारे में बात कर रहे हो तो इसका लेंथ अचानक बढ़ेगा घटेगा ऐसा तो होगा नहीं, फिर इसका एरिया भी बढ़ जाएगा घट जाएगा ऐसा होगा नहीं। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फिर एरिया जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब तुम कहोगे सर E जो है वो तो कांस्टेंट है ही है, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है, और नंबर डेंसिटी के लिए मैं ये कह देता हूँ कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब तुम ये भी कह सकते हो सर एरिया और लेंथ और एरिया जो है वो तो एक्सपांशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तुम यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी मतलब ये क्वांटिटीज इंक्रीज नहीं हो रहा है, और नंबर डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हमें ये भी पता था कि तुमने एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो है सिग्मा है ना, सिग्मा जो था वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। तो तुम्हें ये पता है कि अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, ये वाला फिजिकल क्वांटिटी जो है ये भी चेंज होता है ना। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सिग्मा और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया है तुम्हें, है कि नहीं। मोबिलिटी वाला एक क्वेश्चन भी तो पूछा है, तो तुम्हें पता है कि ये जो चीज़ है ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट ऐसे बना लिया कि फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड फॉर गिवन टेम्परेचर, मतलब कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर। तो अब हो क्या गया, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं ये सारा चीज रब कर देता हूँ, ये सारा चीज मैं रब कर रहा हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा मार्किंग हो गया। तो v/i तुम्हारे पास हो रहा है ml, ये n² τ a, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर, तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो इस हिसाब से तो टाउ वेरी हो नहीं सकता, L A एक्सपांशन वाला केस आएगा नहीं। और फॉर ए गिवन टेम्परेचर, फॉर ए गिवन कंडक्टर वैसे भी ये पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, डिफरेंट शेप ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर लोगे तो ये चेंज होगा। फॉर ए गिवन कंडक्टर L और A चेंज नहीं होने वाला, है ना। नंबर डेंसिटी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे तुम कह रहे हो कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, वो बहुत मायने रखता है। मतलब इस यहाँ पे एक स्टेटमेंट में बनाने वाला हूँ जहाँ पे टेम्परेचर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और फॉर ए गिवन कंडक्टर होगा। और दूसरी बात है कि ये कंडक्टर होना चाहिए। अगर कंडक्टर ना हो, जैसे कि तुम्हें पता है ना, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ना जो कंडक्टर होते हैं। मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था डायलैक्ट्रिक्स में कि मैंने कहा था भाई इंसुलेटर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, याद है ना तुम्हें। तो मतलब तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये वाला चीज़ जो मैं कांस्टेंट बता रहा हूँ ना, तो फॉर ए गिवन कंडक्टर, वैसे कंडक्टर मेंशन कर रहा हूँ, मतलब कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर के अलावा कुछ और होगा तो शायद कुछ और केस हो जाए। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। तब जाके हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा, ये सारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टीमेटली ए कांस्टेंट। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर कि नहीं है बताओ। देखो स्टेटमेंट लिखने पे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट यहाँ से समझने वाली बात यह है कि टेम्परेचर बार बार मेंशन क्यों कर रहा हूँ, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे है जो कि मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके भी इसके बारे में डिस्कस करना है मुझे, आगे जाके भी टेम्परेचर के बारे में मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वो जो भी हो गया यहाँ से जो भी आता है वो कांस्टेंट होगा, अगर ये वाला कंडीशन मेंटेन करते हो तुम। ये जो कांस्टेंट है ना v डिवाइडेड बाई आई, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं, वैसे पता है तुम्हें, वो मुझे भी पता है, r। मतलब तुम्हें पता है r, उसका आंसर तुम्हें पता है, ये मुझे पता है। तो v बाई आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो v बाई आई इक्वल टू आर, मतलब तुम कह रहे थे पहले v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट पहले कह रहे थे, है ना। तो इससे तुम ऐसे लिख सकते थे v इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू आई, है ना। और तुमने कहा v इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट इज r इन टू आई। अगर कांस्टेंट को हटाना भी चाहते हो तो ये वाला स्टेप ऐसे हो सकता है, v इज प्रोपोर्शनल टू i, है ना। तो फॉर ए गिवन कंडक्टर and at constant temperature, if the temperature of the system is not changing, then the current flowing through the two ends of the conductor is directly proportional to the potential difference applied, potential difference जो applied होगा, ठीक है। देखो करंट तो तभी जाएगा जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होगा करंट जा रहा है पहले फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नो, ये वाला केस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस तुम अगर अप्लाई कर दोगे टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, फिर उसके वजह से करंट जाता है, करंट गया उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ऐसे नहीं होता, माइंड इट, ठीक है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू i होता है, अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं v इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट मैं पहले से लिख सकता था, बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर मतलब मैं अगर ये कहता हूँ कि कंडक्टर होना चाहिए, तो तुम अगर मुझसे पूछते हो कि सर ओम्स लॉ जो है, इसका मतलब ओम्स लॉ क्या यूनिवर्सल लॉ है, तो पहली बात तो ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है नहीं, इसका कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे जाके हमें ये भी पढ़ना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। फिर भी एक चीज़ यहाँ से तो क्लियर हो जा रहा है कि मैं अगर तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए है, ओहमिक कंडक्टर के लिए है, तो तुम मुझसे अगर पूछोगे सर सेमीकंडक्टर के लिए होगा क्या, तो मैं आंसर दूंगा नहीं होगा। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, वो एक टॉपिक के हिसाब से अलग से पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर पे जो है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, बस ये माइंड में रखो कि कंडक्टर होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे एक स्टेटमेंट आ गया जहाँ पे हमने सीख लिया कि फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। हमें ये भी याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही करंट जाएगा। करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जाता है, ठीक है। चलो इसका मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट ओम्स लॉ का आ गया। वैसे तो वो किताब में मिल ही जाएगा, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए। कैसे आया, कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो आर जो होगा ना, ओहो रब कर दिया मैंने इसको, फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो v बाई आई तुम्हारे पास ऐसे था ml बाई एन स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ऐसे था।
और फिर मैंने कहा कि v डिवाइडेड बाई इक्वल टू आर। इसका मतलब तुम ये भी कह सकते हो, देखो इसका मतलब यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि जो r होगा वो होगा ml बाई एन स्क्वायर टाउ a। ठीक है, तो ये r होगा। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, चलो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, बट हमें एक चीज़ और मिल गया तो उसको भी जान लेते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ गया कि v इक्वल टू आर आई, या फिर हमारे पास ऐसे सिचुएशन था कि v इज प्रोपोर्शनल टू i। हमने दिखाया कि कैसे हो रहा है ये चीज़, है ना। तो इससे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है कि मान लो यहाँ पे v है, यहाँ पे i है, तो कैसे होगा। तुम कहोगे सर ये तो मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की भी बात करता हूँ बार बार कि ये y इक्वल टू एम एक्स है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो इस हिसाब से अगर वो वाला स्टेटमेंट होल्ड करता है तो r कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो r कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन कंडक्टर मटेरियल तुम चेंज नहीं कर रहे हो तो r कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखो यहाँ पे अगर i हो जाता है ना और यहाँ पे v हो जाता है तो टेंशन मत लो, सेम होगा, प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे ही ग्राफ होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे v लिखूँगा और यहाँ पे i लिखूँगा ताकि तुम्हें ये चीज़ सिमेट्री समझ में आए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओम्स लॉ हो गया, जहाँ पे मैंने ओम्स लॉ कैसे आ रहा है और क्या बता रहा है वो मैंने बताया तुम्हें। बताने को तो डायरेक्टली कह सकता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू i, बट कैसे हो रहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया। एट द सेम टाइम हम लोगों ने एक नया जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये इसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज, अगर हम रेजिस्टेंस जो है अगर ये पूछे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा आंसर बताओ। इसका आंसर मैंने दे भी दिया है एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हें रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है ना उसको रेजिस्टेंस मिलता है, इसीलिए हम ये टर्म ही ऐसे लिखते हैं कि रेजिस्टेंस है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो कर रहा था, अगर ये तुम्हारे पास डायग्राम है ना, तो मैंने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली, बट साथ साथ में यहाँ पे एटॉम्स भी होंगे और पॉजिटिव आयोन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तब तो ये एटॉम से भी टकराता है, पॉजिटिव आयन से भी टकराता है ना। तो ये है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये जितना बार टकराता है ना तो उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम रेजिस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई कर दिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है, बट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ड्री वेलोसिटी लेके जा रहा था, वो बार बार टकरा रहा है ना, कल्यूशन हो रहा है, किसके साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ और एटॉम्स के साथ। एटॉम्स होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन छूट के गया होगा, है ना। ठीक है, फिर से एक बार, ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। इस रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का कॉज ये होता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, तब वो जितना बार कल्यूशन होता है ना, वही रेजिस्टेंस का कॉज होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, अभी अभी मिला, तो इसका ऐसा यूनिट हमें जानना था, तो ओम जो है उसका लॉ से ही आया ना, इसका ऐसा यूनिट भी ओम है, और ये सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। ये नया कुछ है नहीं, मुझे पता है, क्लास 10th में ये पढ़ चुके हो। फिर से अगर ये नया टर्म है तो इसका डायमेंशन भी हमें जानना है ना, इसका डायमेंशन भी हमें जानना है। ये नया टर्म है तो इसका डायमेंशन क्या होगा। अब तुम कहोगे सर इतना चीज़ है यहाँ पे कैसे निकाले, तो डायमेंशन के लिए देखो, डायमेंशन के लिए मैं जो बताता हूँ वो क्या है, फोर्स। क्या होता है इसका डायमेंशन, ml⁻²। ये कॉपीराइट है यार क्योंकि मैं ऐसे ही बताता हूँ, है ना, कोई दूसरा बंदे आके मत बता दे कि डायमेंशन के लिए ये सीखना है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि ये कॉपीराइट है, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही बताता हूँ। चलो, तुम कहोगे कि सर
तो फिर इसको कैसे अप्लाई करें? यहाँ पे सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू देखो क्या होता है, वी बाई आई होता है। अगर डायमेंशन तुम्हें निकालना है ना, तो आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। आई वी क्या होगा? अब वी तो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क डन क्या होगा? वी क्या होगा? वी होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन एफ एस होगा। फोर्स आ गया, डिस्टेंस पता है, क्यू इक्वल टू आई टी पता है, आई यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको करना है तुम्हें। ज़्यादा फास्ट हो गया क्या? मैंने कहा कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है, और डायमेंशन के लिए हमें एम एल टी टू द पावर माइनस 2 एक ही सीखा हमने। किसका? फोर्स का। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हम तो इसी को जानते हैं। तो किसी भी तरीके से फोर्स को लाना था, तो क्या किया? वो वाला केस नहीं लिया, एम एल वाला, एम एल एन स्क्वायर टाउ ए वाला केस नहीं लिया, है ना। ये वाला केस ले लिया, वी बाई आई। क्यों? वी जो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, और क्यू इक्वल टू आई टी होगा। आई यहाँ से पहले से भी है, एम्पियर एक केस, है ना। तो यहाँ पे फिर डब्ल्यू के जगह पे हम एफ एस लिख सकते हैं, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू एल लिख दोगे, ठीक है। तो ये कर दोगे तुम, ये होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट में मुझे बताओ कि डायमेंशन क्या आ रहा है। समझ गए हो ना? सिंपल सा बात है, बहुत सारे डायमेंशन निकाले हो, ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो टर्म मिला ना, अभी कुछ लेक्चर तो इसके ऊपर ही होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे हम 1 ओम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। तो ऐसे वाला डेफिनेशन भी तुम पढ़ चुके हो पहले भी, ये भी कोई नया चीज़ है नहीं। जैसे कि मान लो 1 एम्पियर करंट क्या है, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ऐसे करके डिफाइन करते हो, है ना। तो इसका भी डेफिनेशन तुम खुद से कर दोगे। वैसे मैंने बता दिया कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 ओम, ठीक है। चलो, तो ये डायमेंशन तुम्हें खुद से करना है। ये ग्राफ भी मैंने बता दिया। अब देखो, अब हम रेजिस्टेंस के एक्चुअल फॉर्मेट में आ जाते हैं। आर इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए। तो यहां पे देखो, अगर तुम ना कोई कंडक्टर है तुम्हारे पास जिसका डायमेंशन फिक्स्ड है, तो फॉर ए गिवन कंडक्टर तुम ये कह सकते हो, अगर तुम्हारे पास मतलब कंडक्टर का शेप एंड साइज अगर वेरी करवा रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल और ए जो होगा वो चेंजेस होते रहेंगे, है ना। बट ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एम नंबर डेंसिटीज़ और ये, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐसा है कि जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मतलब डिफरेंट शेप एंड साइजेस का कंडक्टर ना लूँ, एक ही साइज़ का एक गिवन कंडक्टर लूँ और उसमें टेम्परेचर फिक्स्ड रखूँ, तब तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो रहा है। अब मैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस का अगर क्वांटिटी लेता हूँ तो ये क्वांटिटी चेंजेस हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। पर टेम्परेचर अगर मैं चेंज नहीं करता तो m बाई एन स्क्वायर टाउ जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब तुम कहो देखो, m सिग्मा मैंने लिखा था एन स्क्वायर टाउ बाई एम, तो इस हिसाब से ये वाला जो क्वांटिटी होता है ना वो 1 बाई सिग्मा हो गया, ठीक है। 1 बाई सिग्मा जो होता है ना वो रो होता है, ये सिंबलिकली रो है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये क्या था, ये कंडक्टिविटी था, है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर टेम्परेचर को तुम हेर फेर नहीं कर रहे हो, हाँ मटेरियल जो है उसका शेप साइज तुम डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है, तब तो ये चीज़ वेरिएबल हो जाएगा, बट ये वाला चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा अल्टीमेटली। ये जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी था, कब ये कांस्टेंट था, ओम्स लॉ पे हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बताया हुआ है, बट इसका एक वैल्यू तो हमें मिला,
कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी टाइम में कांस्टेंट हो जाएगा, जब गिवन टेम्परेचर होगा और एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो। अब जो कंडक्टर है उसका शेप साइज तुम अलाउ कर रहे हो ना, डिफरेंट शेप एंड साइज का कंडक्टर ले रहे हो, तो ये वाला चीज़ जो है डिफरेंट हो जाएगा, पहली बात। और टेम्परेचर तुमने सेम रखा तो ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। तो मैंने कहा कि जो ये क्वांटिटी होता है ना, ये तो सिग्मा होता है, 1/σ जो होता है रो होता है, मतलब यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी रो हो जाएगा, ये L और ये A। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि रो जो होता है वो होता है m/n² टाउ। ठीक है, अगर तुम मेरे से पूछते हो कि व्हाट इज रो, तो मैं फिर से कहूँगा कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। रो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस की तरह। देखो डायरेक्ट इसके साथ ही लिंक्ड है, इसका जो भी इफेक्ट होगा इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्टेड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैसे भी, समझ रहे हो ना। रो जो होता है, अगर तुम मेरे से पूछते हो कि सर रो जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं, देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कांस्टेंट है, फिर कह रहा हूँ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो दो टर्म मैंने इंट्रोड्यूस पहले ही किया ओम्स लॉ में कि टेम्परेचर और कंडक्टर, गिवन कंडक्टर, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि R कांस्टेंट है, बट अगर हम क्या कर रहे हैं, जो जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज है वो डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ये वाला चीज़ वेरिएबल हो जाता है, बट फॉर ए गिवन टेम्परेचर ये सेम रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। अब ये वाला क्वांटिटी इज 1/σ। अब मैं 1/σ, सिग्मा हमें पता था ये था, 1/σ क्या है, रो है। ये हमने नया एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया। अब इसका डायमेंशन क्या है वो भी तुम्हारा होमवर्क होगा। इसका डायमेंशन, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट तो तुम यहाँ से कर सकते हो। देखो यूनिट तुम कर सकते हो यहाँ से, रो तुम लिखोगे क्या, रो क्या लिखोगे, RA/L, RA/L, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर होगा, तो ये ओम इंटू मीटर होगा, है ना। ठीक है, ओम, ये मीटर स्क्वायर, मीटर, तो ओम इंटू मीटर होगा। तो इसका ऐसा यूनिट तो इजी है। तो रेजिस्टेंस का अगर तुम्हें, देखो रेजिस्टेंस का अगर तुम्हें डायमेंशन मिल जाता है तो इसके साथ बस मीटर कर दोगे, वही होगा ना। तो ये होमवर्क मतलब इतना मायने नहीं रखते अगर तुम रेजिस्टेंस कर पाते हो तो, पहली बात। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, मैंने कहा कि रो जो होगा वो m/n² टाउ होता है। अब तुम मेरे से पूछोगे कि सर रो जो होगा, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये टर्म कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक चीज़ ऐसे हो सकता है, इसका नाम मैंने रेजिस्टिविटी बताया कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है ना, ये चीज़ जो है, ये जो टॉपिक है वो एग्जिस्ट करेगा। कैसे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है, कब, जब टेम्परेचर तुम चेंज नहीं कर रहे हो। तो टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और देखो रेजिस्टिविटी जैसे जैसे चेंज होगा उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ऐसा भी कोई टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टॉपिक कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, मतलब ठीक है, ये टॉपिक कैसे आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, लिंक है, सारा चीज़ है। तो पहले जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, हम ये देख लेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और हमने ये बताया कि रेजिस्टिविटी के साथ अगर टेम्परेचर का रिलेशन होता है, वेरिएशन होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ना लिख के मैं रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर कैसे होगा। ठीक है, पहले हमारा डिस्कशन इसके ऊपर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर हम आ रहे हैं। फिर से एक बार इसको पता कर लेते हैं कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मटेरियल, मान लो मटेरियल 1 का रेजिस्टिविटी है ρ1, तो मटेरियल तुमने चेंज कर दिया, मटेरियल कोई दूसरा मटेरियल ले लिया, मटेरियल 2 ले लिया, तो उसका रेजिस्टिविटी ρ1 नहीं होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मतलब कहने चाहता हूं कि मटेरियल जो है वो कॉपर है, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू जितना होगा, अगर मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम हो गया तो उसका रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाएगा। मटेरियल प्रॉपर्टी है, सिंपल सी बात है, समझ में आया। मटेरियल चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज,
सेम मटेरियल है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ मैं न्यूमेरिकल के टाइम में यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी चेंज, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास था टर्म, फिर से एक बार समझ लो, ऐसे था। हम इसके ऊपर बात करना चाहते थे, थोड़ा सा डिस्कशन हमने इसके ऊपर की, बट सिचुएशन हमें कह रहा है कि पहले ये तो जान लो। तो इसको जानने के लिए हमने देखा कि ये जो होता है वो ये होता है। हम इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, फिर ये वाला टर्म आ गया, फिर इसको जानने की कोशिश की, फिर जाना कि ये जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर हमने कहा ये रेजिस्टिविटी होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन टेम्परेचर। तो उससे पता चला कि ये वाला एक टॉपिक हो सकता है अगर टेम्परेचर तुम चेंज कर रहे हो। समझ रहे हो ना, हम तो इसको स्टडी करना चाहते हैं, बट एसोसिएट्स कुछ टर्म्स आ रहा है जिसकी वजह से इसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। पहले इसको जानना होता है ना, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। डिस्कशन तो रेजिस्टेंस के ऊपर था, बट इसके साथ साथ कुछ नए नए टर्म एसोसिएट हो रहे हैं, उसको बारीकी से जानना है, उसके बाद हम रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे मत समझो कि रेजिस्टेंस सर करके छूट गए होंगे, यहाँ से यहाँ तक चला गया, नहीं। ये देखो इसके साथ एसोसिएटेड है, इसकी वजह से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर इसके बारे में जानने की कोशिश की। इसका डायमेंशन मैंने कहा कि रेजिस्टेंस का निकाल लो, उससे निकल जाएगा। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल तुम चेंज करते रहोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होता रहेगा, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, तो ये इससे तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले मटेरियल के बात मैंने बता दिया, अब टेम्परेचर को देखते हैं। चलो, अब रेजिस्टिविटी जो है उसके अंदर जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कौन कौन सा टर्म्स है वो मायने रखते हैं इसको डिस्कस करने में। रेजिस्टिविटी जो है रो, वो क्या बताया मैंने, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि टेम्परेचर जो है इसको अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा, या फिर डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा। मान लो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर है मेरा टॉपिक, है ना। रेजिस्टिविटी को जान लेते हैं, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो रेजिस्टिविटी पहले चीज़ तो ये है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहेगा। एक वेरिएशन तो उसका मटेरियल के साथ है ही। सेकंड क्या है, टेम्परेचर के साथ। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कब, मान लो मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करवा रहा हूँ, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। इसको जानने के लिए यहाँ पे देखते हैं। चलो, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट होगा। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है ना, वो नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब रेजिस्टिविटी जो होगा वो नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, पहली बात। अब करना क्या चाहते हो, तुम कह रहे हो कि सर मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो ठीक है, टेम्परेचर तुम इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो होता है ना, हम रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन देखेंगे ना, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के ऊपर देखेंगे। तो पहला होगा हमारे पास कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, फिर एलॉय। एलॉय तुम्हें पता होगा मेटल नॉन मेटल का मिक्सिंग है ना, केमिस्ट्री से ये तुम्हें पता होगा। तो हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर देखना चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब किसके ऊपर देखोगे, तो पहले मान लेते हैं कंडक्टर के ऊपर देखेंगे। फिर हमें ये पता है कि रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी नंबर डेंसिटी और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, अब अगर तुम खुद से सोचो, ऐसे डायग्राम था, पूरा डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए बस। अगर इसमें तुमने टेम्परेचर, ये सिस्टम था, तुम बना दो, चलो यार, ये तुम्हारे पास सिस्टम था, है ना, ऐसे। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी कल्यूशन होगा ना, तो ये जो होगा ये डिक्रीज कर जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या हो गया, ये तो डिक्रीज हो गया,
अब इसको देखते हैं, ये क्या है, नंबर डेंसिटी। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो पहले हम इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। चलो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में। कंडक्टर क्या चीज़ है, कंडक्टर वो चीज़ है जिसके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर वो चीज़ है जिसके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नंबर डेंसिटी उसके पास पहले से ही ज़्यादा होते हैं। चलो फिर तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी मतलब क्या हुआ, तुमने एक्सटर्नल एनर्जी दी उसको। तो एक्सटर्नल एनर्जी दिया मतलब यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे वो छूट नहीं रहते, बट एक्सटर्नल एनर्जी मिला तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छूट गए। पहले नंबर डेंसिटी कितना था, पहले नंबर डेंसिटी मतलब 10⁻23 था, बहुत ज़्यादा। ऐसे एक न्यूमेरिकल भी तुमने किया होगा 3.13, जिसमें तुम्हें नंबर डेंसिटी मिला होगा कि पर मीटर क्यूब या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कितने ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किस में, कंडक्टर में, कंडक्टर में। ठीक है, तो पहले बात तो कंडक्टर में तुमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखने के लिए। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो ये वाला चीज़ है वो डिक्रीज कर जाएगा, ये तो डिक्रीज ही करेगा। बट एन का क्या हो रहा है, एन जो होगा ना, एक्सटर्नल एनर्जी मिल गया तो बहुत सारा और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब नंबर डेंसिटी बढ़ गया, तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब तो देखो दो चीज़ हो रहा है, टोटली ऑपोजिट हो रहा है। तुम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर देखना चाहते थे। रेजिस्टिविटी तुमने लिखा कि किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम। फिर यहाँ से तुम्हें पता चला कि भाई ये दो चीज़ तो कांस्टेंट हो जाएगा, एन और टाउ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब तुमने कहा कि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दी, तो प्रॉब्लम एक हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये तो पता ही है, हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है डिक्रीज होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कंडक्टर के केस में क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो रिमूव नहीं हो रहे थे आउटर शेल से, बट एक्सटर्नल एनर्जी मिला तो रिमूव हो गए। तो दो फैक्टर्स थे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, बट दोनों फैक्टर ऑपोजिट टू ईच अदर हो रहा है वेरिएशन। एक कह रहा है कि मैं डिक्रीज करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं इंक्रीज करूंगा। किसके केस में, कंडक्टर के केस में। क्लियर है, तो तुम किसको कंसीडर करोगे, ठीक है, क्या इसको कंसीडर करना है या फिर इसको कंसीडर करना है। तो पहले देखो ये चीज़ याद रखना है कि कंडक्टर का जो नंबर डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे ही रूम टेम्परेचर में। अब तुमने मतलब जो बैटरी तुमने लगा दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, और तुमने टेम्परेचर जो बढ़ा दिया यहाँ पर, टेम्परेचर जो इंक्रीज किया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आएंगे, मतलब नंबर डेंसिटी बढ़ा हुआ है ना, मान लो 10⁻23 बढ़ गया, उसके साथ अगर 1000 एक्स्ट्रा भी आता है ना, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। समझ रहे हो ना, ये क्वांटिटी खुद ही बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, तो इसके साथ मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। कंडक्टर के केस में ये दो चीज़ तो हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों चीज़ होना है, ये दोनों चीज़ होना है पहली बात। तो कंडक्टर के केस में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो किसको मतलब कंसीडर करें। तो कंडक्टर के केस में ये जो इंक्रीज होता है ये मायने नहीं रखते। क्यों, क्योंकि पहले से इसका नंबर डेंसिटी इतना ह्यूज होता है कि जो भी टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी इलेक्ट्रॉन मूव मतलब एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, नंबर डेंसिटी जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो ह्यूज नहीं मतलब बहुत ह्यूज नहीं होता, बहुत ही लेस होता है, इसके कंपेरिजन में बहुत ही लेस होता है। तो इस वजह से इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं वेरिएशन को देखने के लिए। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता ही नहीं। तो किसका इफेक्ट होगा, तो फिर तो टाउ का इफेक्ट होगा, सिर्फ टाउ का। तो टाउ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर मैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बात कर रहा हूँ और विथ रेस्पेक्ट टू कंडक्टर बात कर रहा हूँ, तो टाउ और एन का ये हाल था। इसके बाद हमें पता चला कि कंडक्टर के वजह से क्या हो रहा है, एन जो होगा ये लगभग, हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। इसमें जो इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, इसमें जो इंक्रीज होगा उसको इंक्रीज को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि पहले से ही नंबर डेंसिटी बहुत ह्यूज होता है। अब देखते हैं तो फिर क्या होगा, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज होने से ये इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। चलो हो गया पहले वाला, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। कंडक्टर के केस में अब देखो, कंडक्टर जो है वो तो कॉपर भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है ना।
तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि कंडक्टर के केस में इंक्रीज होगा। वो जो इंक्रीजिंग है ना, वो जो इंक्रीज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायर के साथ है, वो हमें पता नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अब कि अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। एक चीज़ तो ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब तो ग्राफ ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। एक चीज़ हो सकता है कि रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो इसमें भी तो ऐसा हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट स्क्वायर के साथ हो रहा है, तब तो पैराबोलिक टाइप हो जाएगा, है ना। अब देखो रो इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी भी हो सकता है, ठीक है। तो रो जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि रो जो है वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। तुम यहाँ पे लिख रहे हो कंडक्टर, तुम अगर स्पेसिफिक लिख दोगे कि भाई कॉपर, ठीक है, तो देखो मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक में जो है उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इतना एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रॉ इंक्रीज होगा, कैसे होगा वो मैंने दिखा दिया। अब हमें ये भी पता है कि रॉ जो होता है वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल लोगे तो डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगा, तो उसका भी नेचर टेम्परेचर के साथ ऐसा ही होगा कि इंक्रीज होगा, बट किस हिसाब से इंक्रीज होगा वो तो हमें पता नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कॉपर को अगर तुम लेते हो तो ये इंक्रीजिंग ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉपर के लिए, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। तुम अगर मेरे से पूछते हो कि सर ये ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ कर दिया, कैसे पता चला कि पैराबोलिक टाइप हो रहा है, तो ये है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्योंकि कंडक्टर तो बहुत सारा कंडक्टर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम, है ना। ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करेंगे वैसे। तो मान लो ये दो, मैं कह रहा हूँ कि ये दो मेटल को लेके बात कर रहे हो, तो इसका जैसे वेरिएशन होगा इसका अलग से वेरिएशन होगा, है ना। मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन रखना है कि इसको जानने के लिए कि अगर मुझे रेजिस्टिविटी का वेरिएशन देखना है तो देखो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एन और टाउ, मतलब नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। फिर देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है। फिर हमने देखा कि ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, इतना कंफर्म था कंडक्टर के केस में। अब जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया हुआ है, किताब की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी के। तो वहाँ से तुम्हें ये इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, समझ रहे हो ना। बस तुम्हें इस ग्राफ को ऐसे याद रखना है कि भाई ये कंडक्टर है, इंक्रीज तो करेगा, ग्राफ को थोड़ा सा मेमोराइज करना है तुम्हें, ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था सेमीकंडक्टर। फिर से एक बार सेमीकंडक्टर आ गया। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारे पास सिलेबस में है, चैप्टर 14 में है, वहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। मैंने जब पहले बार सेमीकंडक्टर तुम्हें बताया था तब मैंने ये भी कहा भी था कि देखो ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, वहाँ पे भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर के बारे में बात हमें करना ही है। तो यहाँ पे फिर से आ गया, क्या देखना है हमें, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कब, अगर टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो नंबर 2 है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स देखो, सेमीकंडक्टर्स सिंपल सा 2-3 इंफॉर्मेशन दूंगा। सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर से इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है और कंडक्टर से बहुत कम है, इन बिटवीन है। सेमी मतलब समझ रहे हो ना, इंसुलेटर है नहीं, ये कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट कौन करेगा, कंडक्ट तो वही करेगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने ये कहा कि ये इंसुलेटर से इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मेटल या कंडक्टर से थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरह बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल की तरह बहुत ज़्यादा है नहीं, कम है। बट तुमने जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो एन तो इंक्रीज हो गया और टाउ जो है वो डिक्रीज हो गया। बट हमें ये पता था कि इसके पास इनिशियली मतलब 0 केल्विन में मान लो, रूम टेम्परेचर में मान लो, बहुत ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन था नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं, बट तुमने बहुत टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इसके साथ साथ ये नंबर जो है, नंबर डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब इस केस में एन जो होता है, जो इंक्रीज होता है, बहुत ह्यूज हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नंबर डेंसिटी बहुत बढ़ गया। तो ये जो पैरामीटर है इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि पहले इसके पास नंबर डेंसिटी उस हिसाब से नहीं था, 10 to the power 21, 10 to the power 23, 10 to the power 28 मान लो, ऐसे नहीं था, बहुत कम था। बट जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लगभग कंडक्टर की तरह। तो ये मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब फिर से मैं लिखता हूँ, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैंने कहा कि इसका वेरिएशन सेमीकंडक्टर के लिए मायने नहीं रखता। इसमें क्या हो रहा है, तो कह रहे हो कि ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये अगर इंक्रीज हो जाएगा, कब? जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और ये वाला फैक्टर अब मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता। किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं, या फिर मैं खुद को ही समझा रहा हूं? सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं तो ये भाई अब डिक्रीज होने वाला है ना? कब? अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये एक जनरल केस है। इन्वर्सली देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तुम्हारे पास रो हो गया, ये टी हो गया, ये ऐसे जाएगा। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? ये केल्विन में है। तो ये सेमीकंडक्टर वाला कहानी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था, याद है? मैंने कहा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलॉय। तो देखो एलॉय जो होता है ना, हम पढ़ना क्या चाहते हैं? हम पढ़ना ये चाहते हैं कि हाउ रेजिस्टिविटी इज वेरिंग विथ टेम्परेचर, ये पढ़ना चाहते हैं। कंडक्टर वाला केस क्या होता है वो मैंने बता दिया, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो भी एडिशन होगा नंबर डेंसिटी में वो मायने नहीं रखता। तो फिर कौन सा टर्म मायने रखेगा? टाउ मायने रखेगा। फिर वेरिएशन हमने देख लिया। फिर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल कॉपर को लिया, उसका जो ग्राफ है वो मैंने ड्रॉ करके दिया क्योंकि वो भी एनसीईआरटी में था, ठीक है। फिर हमने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा। सेमीकंडक्टर के बारे में पता चला कि एन मायने रखता है, नंबर डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। फिर वहाँ पे वेरिएशन हमने देख लिया कि ऐसा होता है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ है, देखो ये जो ग्राफ्स है ना वो एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो एलॉय जो है ना वो मेटल नॉन मेटल का कम्बिनेशन होता है। तो आगे जाके हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जो कि होगा मान लो मीटर ब्रिज, है ना, फिर होगा पोटेंशियोमीटर। सो ये जो एक्सपेरिमेंट ये तुम्हारे जो 12th में है ना वो प्रैक्टिकल में भी है। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 12 का प्रैक्टिकल में भी है, और इसका थ्योरी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। अब तुम कहोगे इसको क्यों मेंशन कर रहे हैं? इसको इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, यहाँ पे जो वायर यूज़ करते हैं ना, इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वायर यूज़ करते हैं जो कि एलॉय होता है, जो कि नाइक्रोम या फिर मैंगानीन वायर होता है, ठीक है। मैंगानीन वायर होता है, नाइक्रोम। तो देखो ये जो वायर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो एलॉयस होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? हम जो पढ़ रहे हैं वो है वेरिएशन किसका? रेजिस्टिविटी का। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल ले रहे हैं? एलॉय। एलॉय क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कि मेटल और नॉन मेटल से बना होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं आगे जाके, एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये सारे चीज़ है, ये तो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, पहली बात। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ वायर यूज़ करने वाले हैं जो कि एलॉय होगा, जैसे कि नाइक्रोम। अभी इस चीज़ को याद रखो ना रखो वो तुम्हारी बात है, बट मैंने मेंशन किया हुआ है नाम यहाँ पे, बाद में तो पढ़ना ही है इसको। तो ये वायर जो होता है ना, इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मतलब जब जब इससे करंट फ्लो होगा ना, ये वायर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा। अगर ये वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब
मतलब ये एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज, ये पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट जो है मैंने 30 मिनट्स तक की, तो 30 मिनट्स तक की मैंने वायर यूज़ किया, उस वायर से करंट गया। अब बहुत देर तक करंट गया, 30 मिनट्स तक करंट गया, तो ये वायर जो क्या हो गया, हीट हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इस चैप्टर में, उसको भी पढ़ना है, तो वैसे भी तुम्हें समझ में आएगा। ये करंट 30 मिनट्स तक गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट जनरेट हो गया, और हीट जनरेट हो गया मतलब हीट जनरेट होने से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो गया। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे अल्टीमेटली इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट का वैल्यू था उसमें कुछ गड़बड़ होगा, है ना। एक एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, फिर से समझो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं मीटर ब्रिज या फिर पोटेंशियोमीटर, 30 मिनट्स तक किया मैंने। 30 मिनट्स तक करंट जाने के बाद क्या हो गया, वायर हीट हो गया। वायर हीट हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है उसका जो रीडिंग है वो ठीक से तुम्हें नहीं मिलेगा। अब सोचो अगर मेरे पास एक कोई ऐसा चीज़ हो, एक ऐसा वायर हो जो 30 मिनट तक करंट जाने के बाद भी इतना ज़्यादा हीट नहीं होता, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है, ये वाला चीज़ नहीं होता है, जो लिखा मैंने मिटा दिया। इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने कुछ ऐसा वायर लेना चाहता हूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा वायर लेना चाहता हूँ जिसमें ना हीटिंग इफेक्ट ना हो। हीटिंग इफेक्ट ना हो मतलब जो है ना, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है, या फिर रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टिविटी कहेंगे, जिसका रेजिस्टिविटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, है ना। उल्टा सोचो तुम, टेम्परेचर मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ नहीं रहा, मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ाना चाहते हो बट तुमने ऐसे टेम्परेचर तुम बढ़ाना चाहते हो बट तुम्हारे पास ऐसा वायर आ गया जो कि टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से हम एलॉय टाइप ऑफ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि तुम्हारे पास अगर बहुत देर तक करंट गया होगा तो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होने से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट हमने डिज़ाइन ही कुछ ऐसा लिया कि कुछ वायर ही ऐसे चूज़ कर दिया जो कि मेटल नॉन मेटल से बना है और जिसका रेजिस्टिविटी करीब इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि एलॉय तुम ले लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टिविटी चेंजेस नहीं होंगे, रेजिस्टिविटी चेंजेस होते हैं, मतलब ठीक है, बट पार्शियली, मतलब बहुत मतलब माइन्यूटली चेंज होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है, किसके लिए, एलॉय के लिए, तो ये एक ऐसा मटेरियल है, तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो, मतलब मान लो कि इसका रेजिस्टिविटी पहले इतना था, अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें हुआ नहीं, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें हुआ नहीं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मतलब देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो मतलब तुम कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बट रेजिस्टिविटी बढ़ नहीं रहा, तो एग्जैक्टली ये नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बैंडेड होता है, मतलब बहुत ही देर तक तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्चुअली ऐसे वायर यूज़ करके बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग करंट नहीं होगा। दूसरा कोई कंडक्टिंग वायर ले लोगे तो वेरिएशन तो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो इसलिए एलॉय हम लेते हैं। आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं, मीटर ब्रिज हो या फिर पोटेंशियोमीटर हो, वहाँ पे हम देखेंगे कि हम वहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये नाइक्रोम वायर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ साथ उसका रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं, इससे क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से किया जा सकता है, करंट का रीडिंग जो होता है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत ही माइन्यूटली चेंज होता है, इसलिए एलॉय का जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेंडेड होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट मतलब तो समझ रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर के साथ पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होता बट स्लाइटली वेरिएशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही था तुम्हारे पास वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर 3 ग्राफ्स के साथ। आगे चल के हम वो देखने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ
रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, एक्चुअली हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक को एंड करते हैं। चलो हम कहाँ थे एक्चुअली, हम यहाँ पे थे। देखो R इक्वल टू ρL बाई ए, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ तुम्हें पहले ही से पता था। देखो अगर इसको मैं कांस्टेंट कहता हूँ फॉर गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, तो R जो होता है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। इसका मतलब तो यही हो ना, ये अगर कांस्टेंट है, उल्टा तुम सोचो, ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, तो R क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारे पास डिफरेंट लेंथ का अगर वायर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया तुम देखो, एरिया तुम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया घटा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरिया रखोगे, बहुत ज़्यादा एरिया रखोगे तो उसमें, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे तो पता चल रहा है ना, ये चीज़ वैसे यहाँ से पता चल रहा है ना, कि ये कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होगा। इसी को जोड़ के तो ये आएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो कि रो होता है, रो L बाई A, ठीक है ना। तो ये हमने पहले, इसको तो हमने पहले ही जान लिया, तो इससे उल्टा हमने ऐसे सोचा कि देखो ये एक्सपेरिमेंटल भी ये देखा गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ठीक है। फिर भी अगर हमारे पास एक कंडक्टर ऐसा होता है जिसका लेंथ है L, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, तो यहाँ पे जितना बार धक्का ये खाएगा वही उसका रेजिस्टेंस होता है। मैंने कहा कि रेजिस्टेंस का सोर्स क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ड्रिफ्ट कर रहा होता है, तब जब ये पॉजिटिव आयन या फिर एटॉम के साथ जो कल्यूशन होता है ना, वही रेजिस्टेंस का कॉज होता है। अब तुम कह रहे हो कि इसको इतना लेंथ नहीं, इतना लेंथ और जाना है, तो और ये धक्का खाएगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया, समझ रहे हो ना। अगर इसका एरिया तुमने ऐसे कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे जो एटॉम्स आयन होगा ना, वो बहुत दूर दूर प्लेस हो सकता है। तो इसके वजह से ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा है ना, वो यहाँ से धक्का तो खाया होगा, बहुत जगह पे ये धक्का नहीं खा सकता है। कल्यूशन बहुत जगह पे इसका नहीं होगा, क्योंकि एटॉम्स, पॉजिटिव एटॉम्स और आयन जो है ना, बहुत दूर दूर भी हो सकता है, होगा मतलब, समझ रहे हो ना। तो एरिया के साथ ऐसे होगा और लेंथ के साथ ऐसे होगा। अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, यहाँ से पता चल रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अल्टीमेटली R इक्वल टू ρL बाई A। वैसे यहाँ से मैंने बता दिया कि L तुम ज़्यादा बड़ा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसेज उसको जाना पड़ रहा है, तो बहुत बार बहुत ज़्यादा कल्यूशन होगा। और इसमें क्या कर दिया तुमने, एरिया बढ़ा दिया, तो एटॉम आयन्स, एटॉम्स हो या पॉजिटिव आयन्स हो, वो भी सेपरेट हो गया, बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गया। और ये इतना डिस्टेंस कवर करने में शायद, मतलब बहुत दूर दूर जो होगा एटॉम्स और आयन, उसमें कल्यूशन नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना। एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस घट गया, ठीक है। चलो तो इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, मतलब हम यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमें वो भी पढ़ना है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, बट पहले R इक्वल टू ρL बाई A, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो इसका अगर तुम न्यूमेरिकल करना चाहते हो ना, अगर इसका न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो दो चीज़ तुम्हें याद रखना है कि मटेरियल चेंज, रो चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये दो चीज़ तुम्हें इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ तुम्हें याद रखना है अगर तुम R इक्वल टू ρL बाई A का न्यूमेरिकल तुम करना चाहते हो, ठीक है। ये मैं ही बताता हूँ, तो देखो क्या कहना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास अगर सिचुएशन ऐसा है कि एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसका लेंथ है L और जिसका एरिया है A, ठीक है। वायर होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप ही होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मेल्ट करके ना तुमने छोटा कर दिया, मेल्ट करते हुए तुमने छोटा कर दिया, और अब इसका लेंथ हो गया, मान लो L डैश हो गया L बाई 2, ऐसे लिखते हैं। पहले इसका लेंथ था L1 इक्वल टू L था, A1 इक्वल टू A था, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, और इस वायर जो है, इस वायर का रेजिस्टेंस था तुम्हारे पास 16 ओम। क्वेश्चन को समझो, पहले तुम्हारे पास एक वायर था, कंडक्टिंग वायर, जिसका रेजिस्टेंस था 16 ओम, इसका एरिया A था, लेंथ था L। अब तुमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करते हुए इसको छोटा कर दिया, और अब जो लेंथ है इसका L बाई 2 हो गया,
ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R1 मान लो 16 ओम है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको करने के लिए हमें ये दो चीज़ जानना ज़रूरी है। पहली बात तो मान लो ये जो भी वायर होगा, मान लो ये कॉपर का वायर है, क्या कह रहा है कि कॉपर को वायर को मेल्ट नहीं किया, कोई दूसरा वाला वायर को मेल्ट किया, ऐसा तो नहीं कह रहा है। इसी वायर को मेल्ट करते हुए छोटा कर दिया। इसका मतलब मटेरियल जो है चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब रॉ जो होगा वो सेम ही होगा दोनों केस में। इस केस में जो भी होगा रॉ, वही रॉ इसी केस में होगा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो या फिर घटा रहे हो, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करते हैं। चलो, इन दोनों चीज़ को याद रखना है R इक्वल टू रॉयल बाई ए का प्रॉब्लम करने के लिए, बार बार कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं R1 लिखूंगा, R1 जो कि है 16 ओम, R इक्वल टू रॉ एल बाई ए होता है। तो पहला केस में ये 1 था, ये भी 1 था। ठीक है, चलो ठीक है, तो L लिख दिया था मैंने, 1 इक्वल टू L लिख दिया, L, और इसको भी A लिख दिया था। ठीक है, A1 इक्वल टू A लिखा था, L1 इक्वल टू L लिखा था। ठीक है, अब देखो, अब तुमने कहा कि भाई ये तो सेम मटेरियल है तो इसका जो भी रेजिस्टिविटी होगा वो सेम होगा। L2 क्या है, L/2 है, हाफ कर दिया तुमने, है ना। अब A2 क्या है पता नहीं, कैसे निकाले, इसके लिए दूसरा पॉइंट है। कौन सा चीज़ कि वॉल्यूम, मतलब ऐसे नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले वाला वॉल्यूम जो होगा वो दूसरा वाला वॉल्यूम का सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे A इंटू एल का जो भी आंसर होगा, यहाँ पे भी A इंटू एल का वही आंसर होगा। यहाँ पे A1 L1, यहाँ पे A2 L2। समझ रहे हो ना, एक चीज़ को तुम स्ट्रेच कर रहे हो, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, या फिर मेल्ट करके इतना लेके आए हो, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ से तुम A2 अगर निकालना चाहते हो तो A2 कितना होगा, A1 L1 बाई L2, A1 L1 बाई L2। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, तुमने जब मेल्ट करके इसको हाफ ऑफ द लेंथ कर दिया तब इसका रेजिस्टेंस कितना है। पहले वाला रेजिस्टेंस था 16, बाद में इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया वो निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि A2 इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, A2 इक्वल टू A1 मतलब मैंने A लिखा है, L1 मतलब मैंने L लिखा है, L2 मतलब मैंने L/2 लिखा है। तो चलो ये कट गया, ये ट्वाइस A हो गया, A2 इक्वल टू ट्वाइस A हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, A2 तो निकालने के लिए नहीं कहा, वैसे भी कहा कि R2 कितना है। अब देखो R2, ये R2 कितना है, तो R2 के लिए क्या लिखेंगे हम, R2 निकालना है। R2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रॉ तो सेम है, रॉ L बाई ए। समझ रहे हो ना, रॉ तो चेंज नहीं हो रहा है, पहले वाला रॉ जो था यहाँ पे वही वाला रॉ लिखा मैंने। ठीक है, अब रॉ कितना है, रॉ तो रॉ ही है। L2 कितना है, L2 है L/2, L/2, L2 है L/2। A2 कितना है, A2 है ट्वाइस है, A2 है ट्वाइस है। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रॉ L/A, रॉ L/A, और ये 4 है तो 1/4, तो 1/4 रॉ L/A, रॉ L/A 16 ओम है। ठीक है, तो रॉ L/A मतलब 16 ओम है, तो ये कट गया 4, तो 4 ओम तुम्हारा आंसर होगा। तो देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तुम खुद से कर लोगे, बट द थिंग इज़ दैट कि वो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें किताब में नहीं मिलेगा। देखो ये तुम्हें मैंने बताया हुआ है, ये नोट करके रखो कि अगर तुम्हें R इक्वल टू रॉयल बाई ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो वाला चीज़ याद रखना है कि मटेरियल चेंज तो रो चेंज। मटेरियल अगर कह रहा है कि क्वेश्चन में बता रहा है कि मटेरियल चेंज हो रहा है, पहले कॉपर था, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर कोई और मटेरियल हो गया, तब चेंज होगा, अदरवाइज तो सेम रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेच करो या फिर घटाओ, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वही वाला प्रॉब्लम तुम भी करो। मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस इनिशियली था 10 ओम। ठीक है, इसका लेंथ था L1 इक्वल टू L और A1 इक्वल टू A एरिया था। इसको तुमने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करने के बाद इसका L2 हो गया 3L। ठीक है, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताया मैंने
कि एक वायर था, कंडक्टिंग वायर, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, और तुमने इसको स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर दिया है ना। तो अब पूछ रहा हूँ कि इसका जो अब नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तुमने जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज चेंज कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो अब बताओ कि नया रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, जो डायमेंशन दिया वो भी होमवर्क था तुम्हारा, वो करना। आगे डिस्कस कर सकते हैं, बट वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो